Starting from the rebuilding world economy. Now post the First World War, basically क्या हुआ कि जो यूएसए एंड जो सोवियत यूनियन है दे इमर्ज एज द वर्ल्ड सुपर पावर्स. अब था कि जो जैसे अमेरिका का हमें पता है कि उनका इंडस्ट्रियल जो इकॉनमी था काफ़ी डेवलप हो रहा था. एंड ऑल्सो उन लोगों ने जैसे लैंड किया था एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वाइज एंड टेक्नोलॉजिकली उन लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी, तो वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे. एंड सोवियत यूनियन इवन दो उनके इतने लॉसेस हुए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, पर तब भी उन लोगों ने अपना इकोनॉमी स्पेशली ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे पूरा बिल्ड किया था. तो उस सेंस में ये दो सबसे उस टाइम पावरफुल फोर्सेस इमर्ज हुई थी जो वर्ल्ड इकोनॉमी के शेप में उस टाइम के बाद. पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स. अब क्या हुआ था कि आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन लोगों ने ऑब्वियसली दो मेन चीज़ें रियलाइज़ की थी. सबसे पहला था कि इम्पोर्टेंस कि जो मास प्रोडक्शन जब है तो आपको मास कंजम्पशन की भी ज़रूरत है. मतलब जितना आप मास प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ज़्यादा अमाउंट में ही कंजम्पशन नेसेसरी है. वरना जैसे ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया था और उसके बाद उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उसे भी कंज्यूम कर पाए, एंड जो वो प्रोड्यूस हो भी रहा था वो सब वेस्ट जा रहा था. तो वैसा सिचुएशन ना हो, तो उसी तरीके से कंजम्पशन मेंटेन करना भी ज़रूरी है. एंड इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं वर्कर्स, उनके पास उतनी इनकम होनी चाहिए. तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. तो इसमें यह था कि एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उन कंट्रीज़ को मेंटेन करने की भी बहुत ज़रूरत थी. एंड ऑल्सो सिंस ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही खुद ब खुद वो मेंटेन होगा, तो टू अ डिसेंट एक्सटेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स को भी रियलाइज होगा कि उनको थोड़ा बहुत इंटरवीन करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी इकोनॉमिक लिंक्स विद अदर कंट्रीज़. अब इस केस में ये हुआ था कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो और कंट्रीज थे जिनके लिंक्स है, क्योंकि सिंस इम्पैक्ट सबको बढ़ता है तो वो ऑब्वियसली इनके लिए वो सब भी इम्पॉर्टेंट है जो बाद में इनके और मेजर से हमें पता चलता है. और जैसे मतलब बाद में ये भी उनका जो मार्केट होगा इवेंचुअली ज़्यादा फ्री हो जाएगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे. इवेंचुअली 1944 में एक यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो ब्रेटन वुड्स जो न्यू हैम्पशायर इन यूएसए वहाँ पे हुआ था. तो उसमें उन लोगों ने बेसिकली मेन चीज़ उन्होंने जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट जिसको हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक कहते हैं वो इस्टेब्लिश किया था. बाय 1947 इसके ऑपरेशन शुरू हो गए थे. उस टाइम में इसका मेन पर्पस था जैसे एज मेंशन बाय इट्स नेम कि जैसे रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी था सारी इकोनॉमीज़ का, स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड जो यूरोपियन इकोनॉमीज थे उन पर उनका ज़्यादा फोकस था. अब क्या हुआ कि एंड ऑल्सो उस टाइम में मेन चीज़ उन्होंने ये की थी जो उन्होंने अपना जितने जो करेंसीज थे सारी नेशनल करेंसीज थी उन लोगों ने उन्होंने US डॉलर पे बेस किया था, क्योंकि एज वी नो कि उस टाइम में USA बहुत पावरफुल हो गई थी. एंड ऑल्सो कि ज़्यादातर इसमें जो जितना डिसीजन मेकिंग वो सब वेस्टर्न पावर्स के हाथ में था. एंड ऑल्सो USA हैड द स्पेशल राइट टू वीटो, मतलब वो कोई भी चीज़ को उनके वीटो पावर से मतलब वो कुछ चीज़ को कम्प्लीटली नेगेट कर सकते थे, कोई भी पॉलिसी है उसको. एंड जितनी करेंसीज एज आई मेंशन की सारी मतलब डॉलर के टर्म्स में थी. एंड इवन डॉलर की जो वैल्यू थी उन्होंने वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड जो उस टाइम में आई थिंक $35 फॉर 1 पाउंड ऑफ गोल्ड उस पर उन्होंने फिक्स कर रखा था. ऑल्सो अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स. अब इसके बाद हम शुरू करते तो बाय 1950 to 1970s. अब उस टाइम में सिंस ऐसे मतलब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे थे. एंड ओवरऑल जो वॉर के बाद जो इकोनॉमी का जो रिकवरी का प्रोसेस था वो शुरू हुआ. जो वर्ल्ड ट्रेड बाय 80% एंड इनकम में 5%, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी 5% से कम थी. एंड जो इनकम का भी ओवरऑल जो इंक्रीज था उस वाले टाइम पीरियड में करीब 5% था. एंड जितने जैसे जापान एंड जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी उन सबका बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ था. टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई एंड मतलब जैसे जो और भी ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हो रही थी. एंड टेक्नोलॉजी ओवरऑल किसी भी चीज़ फील्ड में जो यूज़ हो रही थी वो इम्प्रूव हो जा रही थी. एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जैसे इंडिया, अफ्रीका की जो फ्री कंट्रीज़ थी उस टाइम में, चाइना, इन सब को भी फील हुआ कि उन्हें भी मतलब जल्दी करना चाहिए. तो उन लोगों ने भी अपने जितने प्रोसेसेस में ज़्यादा कैपिटल, मोर टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन उस पर उन्होंने फोकस करना शुरू किया. एंड उनको भी फील हुआ कि दे शुड कैच अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो और इसके बाद जैसे मेंशन के डेवलपिंग कंट्रीज डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, कि जब कॉलोनिज्म उसका एंड उनकी इंडिपेंडेंस. अब क्या हुआ कि जब बाय 1950s तक ये हुआ था कि जितने वेस्टर्न पावर्स थे, जितने कॉलोनियल पावर्स थे वो सब तो इस्टेब्लिश हो गए थे. बट फिर उसके बाद ब्रेटन वुड्स का उस टाइम में पर्पस था कि मेनली
उन लोगों की जो फाइनेंशियल नीड्स उसको टेक केयर करना। बट अब सिंस ऑब्वियसली जब अब इनका काम मोर और लेस हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी फोकस करना शुरू किया। अब जितनी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी मोस्ट ऑफ देम जो अफ्रीका एशिया की थी वो सब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उनको फ्रीडम मिली थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें फ्रीडम मिली थी। तो मोस्ट ऑफ देम इवन आफ्टर फ्रीडम उनके इकोनॉमिक स्टेट अच्छी नहीं थी और ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम कि जो उनकी जो खुद की अपनी नेचुरल रिसोर्सेज थी उसमें भी उन लोगों को कंट्रोल नहीं था। जैसे उस टाइम में था कि इवन जो उनकी पुरानी कॉलोनियल कंट्रीज थी उनके पास अभी भी उनकी पुरानी रिसोर्सेज में तब भी कंट्रोल बरकरार था। एंड जो फॉरेन कंपनीज थी उन लोगों को जो उनके राइट्स मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स एक टू अ सर्टेन रिसोर्स मिलना, वो सब चीज़ें बहुत उन्हें चीपली आसानी से मिल जाती थी तो वो उसको मोनोपोलाइज कर सकते थे। तो इस सिचुएशन में कंसिडरिंग कि उनके ना रिसोर्सेज थे, ना मनी था, ना टेक्नोलॉजी था, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इवेंचुअली बोरो किया एंड धीरे करके उन्होंने फाइनली अपने आप को G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ उन्होंने एक NIO दैट इज़ NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर उसके लिए डिमांड किया, जहाँ पे उनका मेन डिमांड था कि उन्हें जो अपनी उनकी कंट्री की रिसोर्सेज हैं वो उन्हें कंट्रोल करने को मिले, क्योंकि इवेंचुअली उसके थ्रू ही वो जो और डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके मार्केट्स में उनका एक्सेस ईजी हो जाएगा, उनके लिए अपनी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना ईजी हो जाएगा। तभी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो उनके लिए मार्केट प्राइवली एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसको वो एक्सेस कर पाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है जब तक उनको अपने खुद की कंट्रीज़ के वो रिसोर्सेज को ना एक्सेस कर पाए। उसके बाद इवेंचुअली ब्रेटन वुड्स का एंड हुआ, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स। धीरे धीरे करके जैसे मतलब और भी जैसे USA ऑब्वियसली और कंट्रीज़ के फाइनेंशियल सिचुएशन में इन्वॉल्व होने लगा तो धीरे धीरे डॉलर वीक होता गया एंड इवेंचुअली उन्होंने रादर देन फिक्स्ड जो सिस्टम उन्होंने फिक्स मॉनेटरी सिस्टम जो था कि इन एक ही उस पर सब चीज़ों को फिक्स कर रखा है उनकी प्राइसेस, कि पहले प्राइसेस बिल्कुल कंट्रोल होती थी एंड सबका एग्जैक्ट करेंसी का वैल्यू फिक्स था, तो उसके बदले फ्लोटिंग सिस्टम में मूव कर दिए गए। फ्लोटिंग सिस्टम जो करंटली भी एग्जिस्ट करता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी जो मार्केट की जो फोर्सेज हैं दैट इज जैसे जो डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, या फिर जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसका प्राइस कम होगा। तो उस टाइप के फोर्सेज से इन्फ्लुएंस होकर जो एक्चुअल करेंसीज का जो वैल्यू होगा वो उसके थ्रू डिसाइड होगा एंड इवन और गुड्स एंड कमोडिटीज़ का भी जो वैल्यू होगा उसी के हिसाब से वो मतलब सेट होगा। तो वो वैसा सिस्टम अब प्लेस में आने लगा जिससे मतलब थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो इंस्टेड ऑफ कि जस्ट एक डॉलर पे आप रिलाई कर रहे हो। एंड ऑल्सो जो डेवलपिंग नेशंस थे पहले वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक थे उन पर ज़्यादा रिलाई करते थे, पर धीरे धीरे उनका रिलायंस जो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स में बढ़ने लगा। तो इससे जो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में उन्हें ये इशू होने लगा कि 1970s में उनका थोड़ा डेट वाला सिचुएशन होने लगा था जिसमें देवर एक्स्ट्रा रिलायंट ऑन द डेट्स, तो उनका डेट क्राइसिस होने लगा था। ऑल्सो अब इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट 1970 to 1990s तक अप्रॉक्सीमेटली लास्ट की थी बेसिकली सिंस उनका फिर जो इसके 1970s से जो MNCs थे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे उन लोगों ने अपने ऑपरेशंस शिफ्ट करने शुरू किए। अब सिंस जैसे एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन जब प्रॉपर्ली शुरू होने लगा तो जैसे वो उन कंट्रीज़ में अपना लेबर शिफ्ट करने लगे जहाँ पे चीप प्राइसेस थे। जैसे चाइना के केस में चाइना 1949 के बाद थोड़ा कट ऑफ हो गया था क्योंकि उनका जब रेवोल्यूशन हुआ था उनके जो कंट्री का उसके बाद, पर वहाँ पे सिंस लेबर चीप था तो उससे ऑब्वियसली जो MNCs थे वो अट्रैक्ट होने लग गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे अपना जो ऑपरेशंस होंगे अपनी कंपनीज़ का वहाँ फोकस करेंगे जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसी तरीके से और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वहाँ पे भी जैसे इंडिया और मतलब कोई भी अफ्रीकन या फिर एशियन जो न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ वहाँ पे कम था तो उन लोगों ने इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अपने लेबर को भेजना शुरू किया जिससे उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, उन्हें ईजिली लेबर मिल जाए। ऑल्सो फिर इन कंट्रीज़ का भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा क्योंकि जैसे यहाँ के लोग भी एम्प्लॉय होने लग गए थे तो उनका भी जैसे इनके भी इनकम्स ऑब्वियसली धीरे धीरे मतलब ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होती गई क्योंकि इनकी भी इनकम्स आ रही हैं तो ऐसे करके ओवरऑल इनका भी इनकम डेवलप होने लगा। इस तरीके से ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी एज ऑफ नाउ शेप हुई थी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जो पहले इनिशियल ट्रेड लिंक्स जो एशिया टाइम्स में थे, फिर कॉलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर एंड इवेंचुअली जो एज ऑफ नाउ जो हमारी जो करंट वर्ल्ड इकोनॉमी उसका शेप इन सब चीज़ों के थ्रू हुआ। थैंक यू।